भारत 2022 के आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय मंत्री आदरणीय दिनेश जी, सम्मानित मंच, क्योंकि यहाँ पर बहुत लंबी लिस्ट है, सबके नाम पहले आ चुके हैं। उपस्थित सभी अध्यापकगण, नेहरू युवा केंद्र और नेशनल सर्विस स्कीम के मेरे सभी युवा साथियों, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, आदर योग्य मेरे भाई और बहनों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, पिछले वर्ष भी 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कहां से हुई देश की? पिछले वर्ष भी शुरुआत प्रयागराज से हुई थी, इस वर्ष भी शुरुआत प्रयागराज से ही हो रही है। पिछली बार संगम के उस पार से हुई थी, इस बार संगम के इस पार से हो रही है। पिछली बार जो लक्ष्य रखा था 75 लाख किलो का, वो तो टूट गया, उससे कई गुना ज्यादा आपने इकट्ठा किया, क्योंकि भारत सन 2047 में जब आजादी के 100 वर्ष मनाना होगा, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि अगले 100 वर्षों में देश को किस दिशा में लेकर जाना, युवाओं की भूमिका क्या होगी, इस अमृत काल में हमको क्या करना है, उसकी शुरुआत हमें इसी वर्ष से आजादी के अमृत महोत्सव से करनी है। 75वीं वर्षगांठ तो मना रहे हैं, लेकिन 100वें साल तक जाने के लिए आज से 100 लाख किलो प्लास्टिक वेस्ट को इकट्ठा करने का काम करेंगे और उनके निष्पादन करने का काम भी करेंगे, और इस लक्ष्य की प्राप्ति भी हम 1 महीने के अंदर करके दिखाएंगे। मेरे भाइयों, करेंगे नहीं करेंगे? जिसने मन बनाया 100 लाख किलो प्लास्टिक वेस्ट को इकट्ठा करने का, हाथ खड़ा करें। जब सारे युवाओं ने मन बना लिया है और पूरी ताकत के साथ आप प्लास्टिक के कूड़े को इकट्ठा करेंगे, तो हमारी मेयर महोदय के 2 सांसद भी यहाँ पर बहनें बैठी हैं, इनको विश्वास दिला दीजिए बेटियों से लेकर बेटे तक कि हम प्लास्टिक मुक्त अपने प्रयागराज को करेंगे। तो बोली भारत माता की। दीदी देखिए, सबने मन बना लिया। सभी ने, रीटा जी ने भी हाँ कह दी, केसरी जी ने भी हाँ कह दी, मेयर साहब ने भी, रशीद ने हाँ कह, सबने। लेकिन ये केवल युवाओं के नहीं, सरकारी कर्मचारी हो, अधिकारी हो, व्यापारी हो, बेटा हो, बेटी हो, महिला हो, मजदूर हो, भारत के हर नागरिक को अपनी जिम्मेदारी निभानी। और ये जिम्मेदारी इसलिए भी निभानी है केवल आज की पीढ़ी की बात है। क्यों नहीं समझ रहे आप? ये जो प्लास्टिक है, ये ना गलता है ना सड़ता है, ये तो माँ धरती को भी खत्म करने का काम करता है। माँ भारती की जिसकी हम बात करते हैं, इस धरती माँ को बचाने के लिए भी प्लास्टिक से मुक्ति दिलानी है। आप अपने ही घर में देख लीजिए, आसपास कहीं देखिए, मिट्टी को खोद कर देखिए, 50 साल पुराना भी प्लास्टिक मिलेगा तो सड़ा गला नहीं होगा। इसलिए हमें सोच रहा है कि हम इस देश के युवा होने के नाते हम क्या जिम्मेदारी निभा सकते हैं, और ये जिम्मेदारी आज हमारे कंधों पर है, अपने लिए भी और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। मित्रों, इसलिए इस जिम्मेदारी को बहुत गंभीरता के साथ निभाना होगा, और ये अनूठे और इस व्यापक अभियान में जब जहां विभिन्न शहरों, गांव, कस्बों में जाने का काम करेंगे, नेहरू युवा केंद्र संगठन हो, एनएसएस के हमारे वॉलंटियर्स हो, या हमारे शहरों के अधिकारी कर्मचारी, हम सबको मिलकर इन प्लास्टिक की वस्तुओं से इसको निजात भी दिलाना है। और मुझे पूर्ण विश्वास है आप सब लोग इसमें अपना योगदान देंगे भी, आपने पहले भी दिया है। मित्रों, जब पूरे देश भर में एक अभियान चला कि किस तरह से पूरे देश भर में इंडियन स्वच्छता लीग 1850 शहरों में इसको किया गया, तो 1850 शहरों में
कूड़ा निस्तारण करने के लिए, और वो भी प्लास्टिक वेस्ट की अगर मैं बात करूं तो किस शहर का नाम 1850 शहरों में सबसे पहले नंबर पर आया? हमारा प्रयागराज नंबर 1 पर आया। मैं इसलिए शहर के नागरिकों को और प्रथम नागरिकों, अधिकारियों को, कर्मचारियों को, सभी को, क्योंकि समाज के योगदान के बिना सरकार कुछ भी नहीं कर सकती। ये आपके ही योगदान के कारण हुआ है और आगे भी मुझे पूर्ण विश्वास है आपका योगदान इसमें कहीं कम नहीं होगा। मित्रों, शास्त्रों में कहा गया है कि को कहीं सकई प्रयाग प्रभाव, अर्थात प्रयागराज की महिमा भला कौन कह सकता है। और इस प्रयागराज की धरती पर, इस पावन नगरी में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि चारी पदार्थ भरा भंडारू, पुण्य प्रदेश देश अति चारू। अर्थात ये ऐसा पुण्य प्रदेश है जहां चारों पुरुषार्थों, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के से परिपूर्ण है। और मित्रों, ये चारों पुरुषार्थ मनुष्य के जीवन में और जीवन का लक्ष्य निर्धारित करते हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम सब लोग इस तीर्थराज प्रयाग से जो ऐसे राजा हैं, तीर्थराज प्रयाग जो ऐसे राजा हैं जिनके दर्शन से इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। और अगर हम सूक्ष्म दृष्टि से इस पर डालें तो देश की उन्नति में भी ये चारों पुरुषार्थ ही सहायक है। क्योंकि कोई व्यक्ति का मन यदि इन पुरुषार्थों का साथ ले तो अच्छा नागरिक बन जाता है, और हमें अच्छे नागरिक भी बनना है। और प्रधानमंत्री जी ने जिन 5 प्राणों की बात की है, उन 5 प्राणों में सबसे पहला क्या है? गुलामी की मानसिकता से निजात पाना। हम आजाद तो 1947 में हो गए थे, लेकिन गुलामी की सोच के साथ बने रहे थे। ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनारस की जनता ने रिकॉर्ड मतों से जीतकर 2014 में 2019 में जिताया। तो पिछले 8 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने भारत की अर्थव्यवस्था को उन ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया कि जिन अंग्रेजों ने 200 साल में हम पर राज किया था। अभी तो मैंने बताया भी, आपने ताली पहले बजा दी। क्योंकि जिन अंग्रेजों ने हमारे ऊपर 200 साल राज किया था, उन अंग्रेजों को भी हमने 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था से धकेल कर भारत दुनिया की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया। हमने गुलामी की मानसिकता को हर क्षेत्र में छोड़ने का काम, हर नागरिक को भी वो करना है। दूसरा, उन्होंने कहा हमें अपने गौरवशाली इतिहास पर गर्व करना है। और गौरवशाली इतिहास रामलला की जन्मभूमि पर 400 साल से चला हुआ वो संघर्ष और आंदोलन, चाहे मुकदमों से लेकर जनता ने संघर्ष किया हो, जो 400 साल से नहीं हो पाया था, जनता ने जो पूर्ण बहुमत की सरकार नरेंद्र मोदी जी की बनाई और कोर्ट ने निर्णय दिया, तो भव्य राम मंदिर का शिलान्यास भी हुआ। और अगले वर्ष भव्य राम मंदिर बनकर तैयार भी हो जाएगा। बनारस में क्या हुआ? बनारस में कुछ हुआ कि नहीं हुआ? क्या हुआ है? काशी विश्वनाथ धाम तो सैकड़ों वर्ष से कल्पना तो थी, लेकिन कोई कर नहीं सकता। हमने अपने गौरवशाली इतिहास को बचाया भी, सजाया भी, संवारा भी, और उसके आसपास अर्थव्यवस्था खड़ा करने का काम भी किया। जो आज से 3 साल पहले काशी विश्वनाथ गया था, और आज जो काशी विश्वनाथ जाता है उसको पता चलता है ये नए भारत में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने क्या करके दिखाया। एक नई अर्थव्यवस्था, मित्रों, ये केवल गौरवशाली इतिहास को बचाने का काम नहीं किया, इसके आसपास नई अर्थव्यवस्था खड़ा करने का काम किया, जिसके कारण लाखों लोगों को रोजगार, स्वरोजगार के अवसर मिल रहे। तीसरी बात उन्होंने 5 प्राणों में क्या कही? विकसित भारत। विकसित भारत को और विकसित भारत बनाने का सपना जब हम देखते हैं
तो अर्थव्यवस्था के साथ साथ हर क्षेत्र में हमें काम करना होगा। स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, सुंदर भारत, श्रेष्ठ भारत, इसका निर्माण करना होगा। और इस सब की शुरुआत स्वच्छता से ही होती है। स्वच्छ रहेंगे तो सुंदर भी रहेंगे, स्वस्थ भी रहेंगे, और स्वस्थ रहेंगे तो सशक्त भी होंगे। और सशक्त भारत बनाने के लिए आज स्वच्छ भारत की नींव भी हमने रखी है। कल देश शुरू करेगा, आज प्रयागराज ने शुरू कर दिया है, पूरे देश में इसकी शुरुआत होगी मेरे भाइयों। चौथा प्रधानमंत्री जी ने कहा एकता और एकजुटता। बहुत सारे लोग इस देश में धर्म, जाति और संप्रदाय के नाम पर बांटने का प्रयास करते हैं। हमें उसमें नहीं पड़ना है। हम तो एक भारत, नए भारत की बात करते हैं। कोई किसी जाति, धर्म, संप्रदाय का जो हिंदुस्तान में रहता है वो हिंदुस्तान का नागरिक है। और 140 करोड़ हिंदुस्तानी एकजुट होकर जब लगेंगे तो कोई दुनिया की ताकत भारत को नहीं रोक पाएगी। इस एकजुटता के कारण ही, इस एकता के कारण ही जहां 370-35 से हमने जम्मू कश्मीर से सदा सदा के लिए मुक्ति दिला दी है, वहीं पर इसी एकता एकजुटता के कारण अब जब 140 करोड़ भारतीय एकजुट होकर लगेंगे तो दुनिया की कोई ताकत अगले 25 सालों में नहीं रोक पाएगी। हम फिर भारत को महान बनाने का काम करेंगे, भारत को महान बनाने का काम। पांचवी बात उन्होंने कही, पांचवा प्रण क्या है? नागरिकों की भागीदारी। और नागरिकों की भागीदारी हर क्षेत्र में चाहिए। मैं तो युवाओं से कहता हूं मित्रों, कई बार मैं जब अपने नौजवानों के साथ छोटी मीटिंग में बात करता हूं तो किसी एक मीटिंग में एक 12वीं कक्षा की एक लड़की ने कहा कि सर मैं तो बहुत गरीब परिवार से आती हूँ, मेरे पिता तो मजदूरी करते हैं, आप कहते हो राष्ट्र निर्माण में हमको योगदान करना, तो हम क्या कर सकते हैं? मैं तो बहुत गरीब परिवार से आता हूँ। आपके मन में भी प्रश्न उठता होगा, ये प्रश्न उस चिड़िया के मन में भी उठा होगा जब उसके जंगल में आग लग गई थी। जब जंगल का राजा शेर से लेके बाकी सब जानवर देख रहे थे, जंगल जल रहा था, भव्य आग ने सैकड़ों पक्षियों की जान ले ली, कई पशु पक्षी के जानवर उस पर मर गए। तो एक चिड़िया कुएं के पास जाती थी, पानी लेकर चोट से अपना पानी आग बुझाने के लिए फेंकती थी। शेर हंस रहा था, बंदर हंस रहे थे, जंगल के जानवर हंस रहे थे। और उन्होंने कहा कि क्यों भाई तुम इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? तुम्हारी चोट से जो बूंद पानी की गिरेगी उससे आग कहां बुझेगी? उसने कहा ठीक है, तुम ठीक कहते हो, जो पानी में फेंक रही उससे आग तो नहीं बुझेगी, लेकिन जब इस जंगल की आग का इतिहास लिखा जाएगा तब ये लिखा जाएगा कि जंगल का राजा तो मूक दर्शक बनकर बैठा था, लेकिन मैंने अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं छोड़ी थी आग बुझाने का। अगले 25 सालों में जब आपके परिवार होंगे, आप किसी मुकाम पर होंगे, अपना व्यापार होगा, अपनी नौकरी होगी, रोजगार होगा, आप में से कोई नेता बना होगा, कोई अपनी एनजीओ चला रहा होगा, कोई पत्रकार बना होगा, तो आपके बच्चे भी पूछेंगे पापा आपको तो 75वें वर्ष में, मम्मी आपको 75वें वर्ष में आपने कैसे बनाया था आजादी का अमृत महोत्सव? आप ये तो बड़े गर्व के साथ कहेंगे कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 13 से 15 अगस्त 2022 को देश के हर घर पे तिरंगा झंडा लहराना चाहिए, और आप भी हर घर तिरंगा अभियान में जुड़े थे। देश ने पहली बार देखा कि देश के 25 करोड़ घरों में लगभग हर घर पर तिरंगा झंडा लहराना था। गरीब से गरीब व्यक्ति भी तिरंगा खरीद कर अपने घर पर लहराने के लिए तैयार था। लेकिन अगले 25 वर्षों में समृद्ध काल में आप क्या करने वाले? जब आपके माता पिता, आपके बच्चे और आप स्वयं अपने आप से पूछेंगे कि 2022 में तो 75वीं वर्षगांठ थी, मैंने अगले 25 साल में क्या योगदान दिया? आप जब इस कॉलेज की, इस खूबसूरत कॉलेज की, यहां से जब आप बाहर जाओगे, यहां तो आपके प्रिंसिपल महोदय, ट्रस्टी से लेके आपके अध्यापक तक
आपको संरक्षण प्रदान करते हैं। They are your patrons. They try to guide you, they try to handhold you. बट जब इस चार दीवारी से बाहर निकलोगे, घर की भी और कॉलेज की भी, तो एक कंपटीशन भरा जमाना आपका इंतजार कर रहा है, जहां नौकरी पाने के लिए जब आप कभी किसी रूम में एंटर करोगे तो ये भी देखा जाएगा कि आपने कपड़े कैसे पहने, आपने बाल कैसे बनाए, आप चलते कैसे हो, आप विश कैसे करते हो, आपका बोलने का तरीका क्या है, आप में कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, आपकी सॉफ्ट स्किल्स क्या है। आपकी डिग्री से ज्यादा आपकी सॉफ्ट स्किल्स और आपके बाकी चीजों पर ध्यान दिया जाएगा। एक चुनौती तो वो होगी रोजगार पाने की, दूसरी होगी अपने स्वरोजगार अपना कर या एंटरप्रेन्योर बनकर अपना काम धंधा खड़ा करने की। उन सब चुनौतियों के बीच में भी आपको देश के लिए योगदान देना है। आप में से जिसके पास मोटरसाइकिल है वो तय करे कि वो एक एक बूंद तेल की कैसे बचा सकता है। जिसके घर में बिजली है, सबके घर में बिजली आ गई। हम पंखा लाइट ऐसे न चलने दे, किसी के घर में एसी जबरदस्ती न चलने दे। एसी का टेम्परेचर 18 डिग्री पर रखा जाता तो बिजली कौन खाता रहता, लगातार चलता है। उसको भी 24-25 डिग्री पर रखेंगे तो ठंडक भी रहेगी और बिजली की खपत नहीं करेंगे, अपने आप ऑफ होगा। रिमोट से टीवी बंद करने की बजाय मेन स्विच से बंद करेंगे तो भी बिजली बचाएगी। किसी रेड लाइट पर लंबा समय रुकना पड़ता तो गाड़ी बंद करके हो सकता है। हम अकेले जाने की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें तो आपके तेल का बचत हो सकती है। ऐसी खाना आप खाते में देखो, बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि थाली में जितना खाना उससे ज्यादा भर लेते हैं, उसको फेंक देते हैं। दुनिया के कई देश ऐसे हैं जहां पर अगर आप खाने को वेस्ट करते तो आपको दंड दिया जाता है, और कम आबादी के देशों में भी ऐसा किया जाता है। हम तो 140 करोड़ का देश, जहां पर एक बड़ी आबादी गरीबी रेखा से नीचे है, जिसके 2 वक्त की रोटी जुटाना बहुत मुश्किल होता था, लेकिन कोविड-19 महामारी के समय भी नरेंद्र मोदी जी ने, उनकी सरकार ने एक नहीं, 2 नहीं, 80 करोड़ लोगों को 25 महीने से ज्यादा समय तक 5-5 किलो अनाज बिल्कुल मुफ्त में देने का काम किया, तो पूरी दुनिया में कोई नहीं कर पाया। गरीब के साथ खड़े रहे। कोविड वैक्सीन बनाने की बात आई तो दुनिया के बहुत कम देश बना पाए। हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों ने, यहाँ के निर्माताओं ने एक नहीं 2-2 वैक्सीन बनाने का काम किया, और 200 करोड़ वैक्सीन लगाने का काम भी हिंदुस्तान ने करके दिखाया है। मेरे भाई और बहनों, आप में से किस किस ने वैक्सीन लगवा ली? जिसने 2-2 लगवा ली वो 2-2 हाथ खड़े कर सकते हैं। जिसने मुफ्त में लगाई वो जोरदार ताली मोदी जी के लिए बजा सकता है। मित्रों, आप कल्पना कीजिए 200 करोड़ वैक्सीन मुफ्त में लगी, 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त में अनाज दिया गया, ना भूखमरी से ना महामारी से इनसे बचाने का काम भी किया गया। ये कोविड-19 महामारी दुनिया के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनी। ये जो जापानी बुखार कह के योगी जी के क्षेत्र में एक बीमारी होती थी, और मैं पार्लियामेंट में जब मैं 4थी बार का सांसद हूं, मैं 3 बार तो योगी जी मेरे साथ सांसद थे, मैं उनके साथ सांसद था, तो उस समय बार बार आगे वो कहते थे कि जापानी बुखार, जैपनीज इंसेफेलाइटिस, इसकी बीमारी का कोई उत्तर नहीं निकल रहा। जैसे स्वच्छता अभियान चला, गंदगी से मुक्ति मिली, उसमें भी कमी आ गई, उससे भी मुक्ति मिल गई। गंदगी से मुक्ति दिलाने के लिए साथ साथ टॉयलेट पूरे देश भर में बने। कितने बने? 12 करोड़ शौचालय मात्र 3 साल में बने, जो 70 साल में नहीं बने थे, 3 साल में बनाने का काम, गंदगी मुक्त करने का काम। लेकिन आज भी मैं देखता हूं बड़े बुजुर्ग लोग कई बार कुछ खाते हैं, बस से प्लास्टिक का लिफाफा सड़क पे फेंक देते हैं। कोई टॉफी चॉकलेट खाता है, सड़क पर फेंक देता है, और ये प्लास्टिक है जो सड़ता नहीं है, गलता नहीं, उसको इकट्ठा करना मुश्किल होता है। हम जब अब स्वच्छता अभियान पर सब मिलकर जाएंगे तो आप देखेंगे आपको अधिकतर सामान प्लास्टिक मिलेगा। चिप्स, चॉकलेट, टॉफी, पानी की बोतल से लेकर ऐसे पदार्थ जहाँ पे पैकिंग मटेरियल प्लास्टिक है।
और इस सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ हमें आंदोलन चलाना ही। आप कृपया करके जापान जैसे देशों के बारे में देखें, जहां लोग अगर कुछ खाते भी हैं, कूड़ादान नहीं है तो अपनी जेब में वो रैपर रख लेते हैं, बैग में रख लेते हैं, और जहां कूड़ेदान मिलता है वहां पर जाकर उसको डालते हैं, तो घर पे जाकर अपने कूड़ेदान में डालते। मैं पिछले वर्ल्ड कप में रशिया गया, फुटबॉल वर्ल्ड कप, उस समय हेडलाइन चली, ब्रेकिंग न्यूज चली, पूरे शहर में ये चर्चा थी। क्या जापान की टीम के जीतने की चर्चा नहीं थी, जापान की टीम मैच हारी, लेकिन जापान के दर्शकों ने दिल जीता था। वो जिस स्टैंड में वहां पर बैठे थे सारे जापान के दर्शक, उन्होंने अपने स्टैंड में जो कुछ खाया पिया वो सारा सामान इकट्ठा करके एक कूड़ेदान में इकट्ठा किया और अपने स्टैंड को बिल्कुल साफ करके गए। उनकी टीम जो मैच हारी थी, अपने ड्रेसिंग रूम में सारा सामान साफ किया और अगली टीम को ऑल द बेस्ट कहकर वहां से गए, रोते हुए गए, लेकिन स्वच्छता की एक नई मिसाल खड़ी करके गए। ये देश ने उदाहरण देश की दुनिया की किसी और धरती पर अपना एक ऐसा संदेश छोड़ा जो फुटबॉल मैच जीत कर नहीं, फुटबॉल का मैच तो हारे, लेकिन स्वच्छता के कारण वहां के लोगों का, दुनिया का दिल जीत कर चले गए। क्या हम अपने प्रयाग की धरती पर, जहां दुनिया भर के पर्यटक आते हैं, जहां महाकुंभ होता है, जहां देश के लाखों नागरिक यहां पर डुबकी लगाने आते हैं, हम भी डस्टबिन की एक लाइन लगाएं, हम भी स्वच्छता अभियान चलाएं, जो अंदर आए उसको कहे कि अगर हर नागरिक ही अपनी जिम्मेदारी निभाएगा तो हमारा प्रयाग और सुंदर हो जाएगा। हमारे यहाँ के बच्चे, हमारे यहाँ के विद्यार्थी, हमारे यहाँ के बड़े बुजुर्ग भी अगर जन जन में वीडियो बनाकर भी कहेंगे इसने कूड़ा फेंका, इसका वीडियो सोशल मीडिया पर चलाएंगे, जागरूकता आएगी। हमें उनकी जिम्मेदारी का बोध करवाना। हम स्वयं से शुरू कर सकते हैं, चैरिटी बिगिंस एट होम। अपने घर से, अपने आप से शुरुआत करेंगे तो एक बड़ा बदलाव देश और दुनिया में देखने को मिलेगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है प्रयाग की इस ऐतिहासिक धरती पर जो हमारे गर्व की बात हम एक बार फिर यहां से शुरुआत कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप सब संकल्प लें, संकल्प को दोहराएंगे और अगले 31 दिन हम एकजुट होकर रोज स्वच्छता अभियान में जुड़ेंगे और अपने शहर को साफ भी करेंगे। मैं आदरणीय मेयर साहब से निवेदन करना चाहता हूं, श्रीमती नंदी जी से, कि आप तो अपने कर्मचारी अधिकारियों के साथ साथ, मैं नीता जी से, कृषि देवी जी से, मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, विधायक जी से और बाकी सबसे, कि क्या हम अलग अलग ग्रुप्स बनाकर जिम्मेदारी तय कह करके स्कूल कॉलेज सबको लेकर एक महीना पूरा कोई संगठन कोई स्कूल ऐसा ना बचे जिसकी हम जिम्मेदारी ना करें, सबका अभियान में जोड़कर हम क्यों ना एक रिकॉर्ड खड़ा करें जहां देश एक तरफ नजर आए, मेरा प्रयागराज नंबर 1 नजर आए। एक बार फिर नंबर 1। मैं बहुत सारे कार्यक्रमों में जाता हूं, बहुत सारे स्वागत गीत सुने, लेकिन आज का स्वागत गीत एक ऐसा था जिसने सबका दिल भी जीत लिया और आप सब ने उस पर बहुत उसका स्वागत अभिनंदन भी किया था। आज की स्वच्छ भारत की शपथ तो मुझे दिलानी थी, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आज की शपथ आप दिलाइए। आइए, आपको पढ़कर सुनाना है, ताकि आप पढ़ेंगी तो आपकी मधुर वाणी से सब खड़े होकर अपना हाथ आगे करके, दाहिना हाथ आगे करके शपथ भी लेके बोले भारत माता की। मैं चाहता हूं सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और इस शपथ को दोहराएं।